ओके सर, थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हमारी जो क्लास है उसके दो पार्ट्स हैं। एक है क्लासिफिकेशन, थ्योरी का टॉपिक है, और सेकंडली आज हमने पाइथन में कोडिंग करनी है। जैसा कि हमने सेमेस्टर के स्टार्ट के ऊपर डिस्कस किया था कि मिड के बाद हम जो कोड का पार्ट है उसको भी इंक्लूड कर लेंगे, और डेटा माइनिंग में जो डिफरेंट एल्गोरिदम्स हैं या एप्लीकेशंस हैं वो तमाम के तमाम तो हम इस सेमेस्टर में कवर नहीं कर सकते। लेकिन ये है कि जो बेसिक पर्पस है या बेसिक एम हम बोल दें, वो ये है कि आप लोगों को पाइथन के अंदर कोडिंग करने का एक आइडिया, थिंकिंग आ जाए। उसका फ़ायदा ये है कि अगर आपको एक वे या एक पाथ प्रोवाइड कर दिया जाए तो आपके लिए आसानी है कि उसके अंदर अगर आपने रिसर्च करनी है, अपने फाइनल ईयर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, या आप में से कोई मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या डेटा माइनिंग की फील्ड्स में या डेटा साइंस जिसको कहते हैं उसमें जाना चाहता है, तो उसके लिए ना एक बेसिक बिल्डिंग या बेसिक जो है वो प्रोवाइड करना। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्लासिफिकेशन क्या है। क्लासिफिकेशन बेसिकली डिफरेंट ऑर्गेनिज्म को की अरेंजमेंट्स को कहते हैं। जैसा कि आपको स्लाइड्स के ऊपर नज़र आ रहा है कि इन बायोलॉजी में क्या कहते हैं कि क्लासिफिकेशन इज़ द अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स इनटू ऑर्डरली ग्रुप्स बेस्ड ऑन देयर सिमिलरिटीज। यानी कि जो डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स हैं वो एक जैसी जो प्रॉपर्टीज़ रखते हों, तो उनको हम क्या करते हैं कि एक ग्रुप के अंदर कलेक्ट कर लेते हैं। जैसा कि फॉर एग्जांपल एनिमल्स विद बैकबोन्स कैन बी क्लासिफाइड एज बिलो। यानी कि अगर हम क्लासिफिकेशंस करते हैं एनिमल्स में, और वो एनिमल्स जिसमें बैकबोन्स अवेलेबल है, जैसा कि मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए, सो इसी तरह पैटर्न क्लासिफिकेशन क्या होता है? द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ पैटर्न्स मेड इट वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप प्रॉपर मेथोडोलॉजीज एंड टेक्निक्स हाउ टू ऑर्गेनाइज देम। यानी कि किसी भी पैटर्न की बेस के ऊपर जो हम क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं, मैं आपको एज एग्जांपल दूं कि अगर हमने फेस रिकग्निशन करनी है तो फेस का डिफरेंट पैटर्न्स जो है, ठीक है, उन डिफरेंट पैटर्न्स की बेस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, उसको क्लासिफाई कर लेते हैं कि इस तरह का जो पैटर्न आएगा वो इस ग्रुप में होगा, एक ग्रुप में होगा। जो डिफरेंट पैटर्न्स होंगे, ठीक है, तो उन वो पैटर्न्स जो एक दूसरे से मुशाबत रखते होंगे, सिमिलरिटीज होंगी उनमें, तो उनको एक अलहदा क्लासीफाई कर देते हैं, अलहदा ग्रुप में असाइन कर देते हैं। अब मशीन लर्निंग में क्या है? इन मशीन लर्निंग पैटर्न रिकग्निशन इज द असाइनमेंट ऑफ ए लेबल टू अ गिवन इनपुट वैल्यू। मशीन लर्निंग में हम पैटर्न रिकग्निशन क्या करते हैं कि हम डिफरेंट जो पैटर्न्स होते हैं, इनपुट्स जो है वो गिवन जो इनपुट्स होती हैं उनको हम लेबल कर देते हैं। अगर हमने फेस रिकग्निशन है या उसके अलावा थंब रिकग्निशन है, या अगर आप सिग्नेचर रिकग्निशन के ऊपर सर्च कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो आप क्या करते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स ड्रा करते हैं और उसको हम लेबल्स कर देते हैं कि इस तरह का जो पैटर्न है उसकी उसका कौन सा ग्रुप है, उसकी कौन सी क्लासिफिकेशन है, एंड सो ऑन। पर्पस ऑफ पैटर्न क्लासिफिकेशन, इसका पर्पस क्या है? द मेन गोल ऑफ पैटर्न क्लासिफिकेशन इज टू मेक इट इजियर फॉर सॉफ्टवेयर डेवलपर्स टू सेलेक्ट द राइट पैटर्न टू अप्लाई। पैटर्न क्लासिफिकेशन का क्या होता है कि जो मेन पर्पस है वो ये है कि सॉफ्टवेयर डेवलपर्स जो कि किसी एल्गोरिदम्स के ऊपर, जो किसी एप्लीकेशंस के ऊपर उसने काम करना है, तो वो उसके लिए ये पैटर्न्स जब बन जाते हैं तो आसानी होती है उस एल्गोरिदम्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए। जैसा कि अगर आपने कोई सिलेक्शन करनी है, जिस तरह मैं एग्जांपल दे रहा था सिग्नेचर की या फेस की, कि आपके पास एक एप्लीकेशन है कि आपने
रिकग्निशन करनी है कि ये किसका फेस है, ठीक है। तो आपके पास डिफरेंट पैटर्न्स होंगे। सबसे पहले तो हम मैच करेंगे कि वाकई ये फेस ही है, ठीक है। या अगर थंब रिकग्निशन है तो सबसे पहले हम देखेंगे कि डिफरेंट पैटर्न्स को अप्लाई करते हुए कि वाकई ये थंब ही है। उसके बाद जो हमारे पास एप्लीकेशन होगी, जो हमारे पास प्रॉब्लम होगी, जो कि हमारे पास डेटा होगा, उसके ऊपर हम डिफरेंट जो पैटर्न्स होंगे उसको अप्लाई करेंगे। अब एग्जांपल्स के तौर पे क्या है, पैटर्न क्लासिफिकेशन होगी, शेप क्लासिफिकेशन हो गई, स्पेसीज क्लासिफिकेशंस हो गई, आइरस, थंब, सिग्नेचर, सिंबल, कैरेक्टर रिकग्निशन। लाइक अगर आपने कोई ऐसा अल्गो बनाया है, कोई ऐसी एप्लीकेशन बनाई है कि जिसमें हम कैरेक्टर रिकग्निशन कर रहे हैं, लाइक ए है, ए कैपिटल भी हो सकता है, ए स्मॉल भी हो सकता है, तो उसके जो डिफरेंट पैटर्न्स बन सकते हैं, ठीक है। तो उन डिफरेंट पैटर्न्स को हम ड्रा करें, वो हमारे पास एक ट्रेन डेटा बन जाएगा। उसके ऊपर हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास प्रॉब्लम स्टेटमेंट होगी, जो भी प्रॉब्लम होगी, वो हम एज ए इनपुट करेंगे तो हमें रिप्लाई मिल जाएगा कि ये जो आपने करैक्टर इनपुट किया है ये कौन सा करैक्टर है। लाइक ए से जी तक कैपिटल और स्मॉल जितने भी हमारे पास करैक्टर्स हैं, तो हर एक के डिफरेंट जो पैटर्न्स हो सकते हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि जितने ज़्यादा आपके पैटर्न्स होते हैं तो उतना ज़्यादा आपकी एप्लीकेशंस जो है वो एफिशिएंट होती है, ठीक है। लाइक ए को राइट करने का, बी को, सी को, डी को, जितने भी अल्फ़ाबेट्स, जितने भी करैक्टर्स वगैरह हैं, तो इनको राइट करने के डिफरेंट वे हो सकते हैं, ठीक है। तो उनके डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं वो आप बना सकते हैं, वो ड्रा कर सकते हैं, और आपके पास जो भी इनपुट होगी तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो आपको एज ए रिज़ल्ट बता देगी कि जी आपने जो इनपुट किया है वो ए है, बी है, सी है, क्या है। क्लासिफिकेशन वर्सेस प्रोडक्शन। क्लासिफिकेशन और प्रोडक्शन में क्या डिफरेंस है? बेसिकली क्लासिफिकेशंस के अंदर जो डिफरेंट क्लास लेबल्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड कर रहे होते हैं, तो वो बेसिकली प्रिडिक्शन की बेस पे होता है। प्रिडिक्ट कर रहे होते हैं कि ये वाले जो एट्रीब्यूट्स हैं, ये वाले जो लेबल्स हैं, ये हमारे किस कैटेगरी में आएंगे। और उसके अलावा क्लासीफाइज जो डेटा होता है वो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक ट्रेनिंग सेट और उसकी वैल्यूज़ होती हैं। जैसा कि अभी हमने डिस्कस किया है कि आप एक एप्लीकेशन बना रहे हैं जिसमें यूज़र कोई करैक्टर इनपुट करता है, तो आपकी एप्लीकेशन में ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो एज ए रिज़ल्ट, एज ए आउटपुट आपको बता दे कि यूज़र ने जो इनपुट किया है वो कौन सा करैक्टर इनपुट किया है। इसके लिए आपके पास एक एप्लीकेशन होगी, उस एप्लीकेशन के ऊपर आपका डिफरेंट जो पैटर्न्स हैं जिसको हम ट्रेनिंग डेटा कहते हैं, ठीक है, ट्रेनिंग सेट या ट्रेनिंग जो डेटा होता है, उसकी बेस के ऊपर आप क्लासिफिकेशन कर रहे होते हैं कि जो नई वैल्यू आई है वो कौन सी वैल्यू है। जैसा कि क्लासिफाइज डेटा बेस्ड ऑन द ट्रेनिंग सेट एंड द वैल्यूज इन क्लासिफाइंग एट्रीब्यूट्स एंड यूजेस इट इन क्लासिफाइंग न्यू डेटा। कि आपका जो यूज़र जो न्यू डेटा, न्यू इनपुट इनपुट करता है, ठीक है, और आपके पास एग्जिस्टिंग जो डाटा होता है, जो ट्रेनिंग डाटा होता है, उसकी बेस के ऊपर आपके पास आउटपुट आ जाती है। और प्रिडिक्शन की है कि जो आपके डिफरेंट मॉडल्स होते हैं उनमें कॉन्टिन्यूस वैल्यूड फंक्शंस होते हैं, लाइक मिसिंग वैल्यू, जैसा कि हमने प्रीवियस मीट से पहले डिस्कस किया था प्रिडिक्शंस के केस में। अब पैटर्न रिकग्निशन की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कौन सी हैं? सबसे पहले हमने क्या करना होता है, डाटा को कलेक्ट करना होता है। उसके बाद चूज़ फीचर्स के डिफरेंट जो फीचर्स हैं उनकी हमने सिलेक्शंस करनी है। लाइक जैसा कि अगर आप एप्लीकेशन बना रहे हैं फेस रिकग्निशन के ऊपर, तो फेस रिकग्निशन के ऊपर क्या है कि सबसे पहले आपने डाटा सेलेक्ट करना है कि किस किस्म के फेस हो सकते हैं, ठीक है। अब उस फेस के ऊपर आप किसी स्पेसिफिक फीचर्स के ऊपर, आई के ऊपर, आइरस के ऊपर, ठीक है, जो भी आपने फीचर सिलेक्शन करनी है जिसके ऊपर आपने अपना अल्गो अप्लाई करना है,
चूज़ फीचर, फीचर को सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपने मॉडल की सिलेक्शन करनी है कि आप कौन-सा मॉडल, कौन-सा ट्रेनिंग डेटा जो है वो कौन-सा होगा। फिर उसको आप एप्लीकेशंस के मुताबिक उसको ट्रेन करेंगे और फिर उसको एवेलुएट करेंगे। एवेलुएट कैसे करेंगे कि आपका जो एल्गोरिदम है, जो आपकी एप्लीकेशन है, वो एक ख़ास या जितना हो सकता है उसको मैक्सिमम हम ट्रेन कर देते हैं स्पेसिफिक प्रॉब्लम के ऊपर, जो कि हमने सिलेक्शन की होती है फीचर्स की, उसके डिफरेंट पैटर्न्स के ऊपर ट्रेन कर देते हैं। उसके बाद हम नया डेटा, न्यू इनपुट करते हैं, तो एंड के ऊपर हमें एक रिज़ल्ट मिल जाता है। अब कलेक्ट डेटा क्या है? द कलेक्शन ऑफ द डेटा ऑफ एनी क्लासिफिकेशन एप्लीकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द क्लासिफिकेशन रिजल्ट डिपेंड्स द ओरिजिनलिटी ऑफ द डेटा। यानी कि आपने जो डेटा कलेक्ट करना है, ये डिपेंड कर रहा होता है ओरिजिनलिटी के ऊपर। जितना अच्छा रिजल्ट होगा, जितनी अच्छी आपकी कलेक्शन होगी, उस पे जो आपका जो ट्रेनिंग डेटा है या ट्रेनिंग एल्गोरिदम है, वो इतना ही एफिशिएंट और अच्छा या करेक्ट रिजल्ट देगा। Choose feature, feature selection also known as variable selection, attribute selection और variable subset selection। ठीक है कि आपने कौन से फीचर्स, कौन से वेरिएबल्स, कौन से एट्रीब्यूट की सिलेक्शन करनी है। लाइक जिस तरह मैंने एग्जांपल दी कि फेस रिकग्निशन है, या उसमें फेस में आपके पास आई है या आइरस है, या जिस जिस फीचर के ऊपर भी आपकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, उसकी आपने सिलेक्शन करनी है। उसके बाद आपके पास मॉडल है, आपने मॉडल की सिलेक्शन करनी है कि आपने कौन से वाला मॉडल, ठीक है, आपने पैटर्न रिकग्निशन में यूज़ करना है जो भी डिफरेंट एग्जिस्ट कर रहे हैं। उसके बाद ट्रेनिंग डेटा आपने अपने एल्गोरिदम्स को ट्रेन करना है, ठीक है। जैसा कि नॉर्मली 70% ऑफ द डेटा इज सिलेक्टेड फॉर ट्रेनिंग पर्पस, कि आपका 30% डेटा जो है वो रिमेनिंग होता है, लेकिन 70% डेटा के ऊपर आप अपने एल्गोरिदम को ट्रेन कर रहे होते हैं। उसके बाद टेस्टिंग या एवेलुएशन, जो भी आपका एल्गोरिदम एप्लीकेशन एक स्पेसिफिक डाटा के ऊपर ट्रेन हो जाए, फिर नई है एक आप इनपुट लेते हैं और उसके ऊपर एवेलुएट करते हैं कि कितने परसेंट आपका एल्गोरिदम जो है वो एफिशिएंट है, जो रिकग्नाइज कर रहा है आपके पैटर्न को। पैटर्न रिकग्निशन प्रोसेस क्या है? इनपुट डेटा है, सेंस द डेटा है, प्री प्रोसेसिंग है, फीचर एक्सट्रैक्शन है, क्लासिफिकेशन, पोस्ट प्रोसेसिंग एंड डिसीजन। अब सुपरवाइज या अनसुपरवाइज लर्निंग क्या होती है? सुपरवाइज लर्निंग वो लर्निंग होती है कि जो पहले से आपके पास नॉलेज हो। लाइक एग्जांपल के तौर पे आपने एक रोबोट बनाना है, ठीक है, तो उस रोबोट के ऊपर, ठीक है, आपके पास पहले से एग्जिस्टिंग नॉलेज, एग्जिस्टिंग आपने उसको लर्न जो है वो करवा देना है। या इसके अलावा अगर आपने डिजीज़ प्रोडक्शन पे काम करना है, अब आप देखते हैं कि वीट डिजीज़ जो है, लाइक गंदम के जो पत्ते हैं, ठीक है, इनमें किस किस्म की बीमारी हो सकती है। तो सबसे पहले ये क्या होता है कि आप डिफरेंट पत्तों को कलेक्ट करते हैं, फिर उसमें एनालिसिस करते हैं कि इसमें अगर पत्ते का ये कलर हो तो इसका मतलब है ये कौन सी बीमारी बीमारी या कौन सी डिजीज़ लग रही है। तो इसी तरह डिफरेंट जो डाटा होता है उसको सेलेक्ट करते हैं, फिर आप एप्लीकेशन बनाते हैं, एल्गोरिथम बनाते हैं, फिर आप उसको ट्रेन करते हैं कि अगर यूज़र इस तरह का पता, इस तरह का लीफ, इस तरह जिसमें बीमारी हो, इस तरह का अगर कलर हो, तो आपने आइडेंटिफाई कर देना है कि ये कौन सी बीमारी है, कौन सी डिजीज़ है। अगर डिफरेंट जो है आप यानी कि मल्टीपल आप उसमें पैटर्न जो है वो या डेटा जो है उसके ऊपर आप ट्रेन करवा रहे थे एल्गोरिथम्स को। या लाइक जिस तरह हमने कैरेक्टर रिकग्निशंस के ऊपर बात की है कि आपने एक ऐसी एप्लीकेशन डेवलप करनी है कि जिसमें यूज़र इनपुट करे कोई कैरेक्टर और आप उसको बता दें। लाइक आप कैरेक्टर रिकग्निशन के ऊपर काम कर रहे हैं और आप ये एप्लीकेशन बनाना चाहते हैं कि यूज़र कोई सा भी कैरेक्टर इनपुट करे तो आप उसको बता दें कि यूज़र ने कौन सा कैरेक्टर इनपुट किया है, ए है, बी है, सी है।
तो इसको हम कहते हैं सुपरवाइज्ड लर्निंग, यानी कि पहले से आपकी जो एप्लीकेशन है वो ट्रेन हो चुकी है। और अनसुपरवाइज क्या होती है कि जिसमें रन टाइम के ऊपर आपका जो डाटा है जो कि ट्रेन हो रहा होता है और आपकी एप्लीकेशन जो है वो रन हो रही होती हैं। द अनसुपरवाइज लर्निंग या क्लस्टरिंग, द क्लास लेवल ऑफ ट्रेनिंग डेटा इज अननोन, यानी कि इसमें जो ट्रेनिंग डेटा होता है वो अननोन होता है, वो रन टाइम के ऊपर डाटा मिल रहा होता है आपके एल्गोरिथम्स को। गिवन ए सेट ऑफ मेजरमेंट्स ऑब्जर्वेशंस, लाइक ऑब्जर्वेशंस वगैरह है या मेजरमेंट्स वगैरह, जो कि हम क्लस्टरिंग वगैरह में पहले से डिस्कस कर चुके हैं। डेटा प्रिपरेशन क्या होता है, उसमें डेटा क्लीनिंग है, रेलिवेंस एनालिसिस है और डेटा ट्रांसफॉर्मेशन है। डेटा क्लीनिंग क्या होता है कि उसमें अगर कोई डेटा के अंदर कोई नॉइज़ वगैरह हैं या कोई मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो उनको आपने हैंडल करना है। रेलिवेंस एनालिसिस क्या होता है कि फीचर सिलेक्शन, रिमूव द इररेलेवेंट और रिडंडेंट एट्रीब्यूट्स, कि अगर जो आपके फीचर्स के अंदर जो आपने फीचर को सेलेक्ट किया है उसके अंदर इररेलेवेंट अगर कोई डाटा मौजूद है या कोई एट्रीब्यूट मौजूद है तो उसको आपने रिमूव कर देना है। डेटा ट्रांसफॉर्मेशन क्या है कि आपने उसको जनरलाइज बना देना है, ठीक है, यानी कि वो स्पेसिफिक ना रहे, जनरलाइज बना दें या उसको आप नॉर्मलाइज बना दें कि अगर उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा एम्बिग्युइटी है तो। देन एवेलुएटिंग क्लासिफिकेशन मेथड्स, ठीक है, उसमें प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी है, स्पीड है, स्केलेबिलिटी है, रोबस्टनेस है, कि उसके अंदर मिसिंग वैल्यू और नॉइस को आप हैंडल कर रहे होते हैं। नेक्स्ट इंटरप्रेटेबिलिटी क्या होती है कि अंडरस्टैंडिंग एंड इनसाइट प्रोवाइडेड बाय द मॉडल, कि अगर मॉडल्स के थ्रू जो कुछ भी प्रोवाइड किया जाता है उसको आपने अंडरस्टैंड करना है। गुडनेस रूल्स क्या होते हैं, डिसीजन ट्री साइज, कंपैक्टनेस ऑफ क्लासिफिकेशन रूल्स एंड स्केलेबिलिटी। अब क्लासिफिकेशन एप्लीकेशंस कौन कौन सी हो सकती हैं, इसमें इमेज प्रोसेसिंग एंड एनालिसिस भी हो सकता है, स्पीच रिकग्निशन भी हो सकता है। लाइक मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, पहले से आपका जो एल्गोरिदम है, जो डाटा है वो ट्रेन हो चुका है। जब भी कोई भी यूज़र उसमें स्पीच करेगा तो वो आपका एल्गोरिदम इतना ट्रेन हो चुका होगा कि वो बताएगा कि अब बोलने वाला साजिद है, अली है, आबिद है, कौन सा है। इसी तरह फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन, कि अगर आपने जिस तरह बायोमेट्रिक सिस्टम वगैरह, फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशंस की एप्लीकेशंस भी हो सकती है, करेक्टर रिकग्निशंस की एप्लीकेशन हो सकती हैं, रेडार सिग्नल एनालिसिस है, फेस रिकग्निशन है और मेडिकल। ये जो मेडिकल डायग्नोसिस हैं, लाइक जिस तरह मैं डिफरेंट लाइक जो हमारे पास वीट है, राइस है, सब्जियां हो गई, इस तरह के डिफरेंट ये भी डिजीज़ आप इस पे भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। ह्यूमन की डिजीज़ के ऊपर भी आप एप्लीकेशन बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास कौन कौन से एल्गोरिदम्स हैं कि नियरेस्ट नेबर्स, इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। ज़ीरो आ रहा है, वन आ रहा है, बेशियन क्लासिफिकेशन है जो कि आज हमने इसको स्टडी करना है। बेस क्लासीफायर प्रोबेबिलिटी एग्जांपल्स हमारे पास कॉइन और डाइस की है, हम इसके ऊपर आते हैं बेशियन एल्गोरिदम्स के ऊपर। बेशियन एल्गोरिदम में ये क्या है कि आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ एच ओवर डी क्या होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ जो आपके पास हाइपोथेसिस है वो एच है, डी क्या होता है, ट्रेनिंग डेटा होता है, ठीक है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ डी ओवर एच, कि आपके पास प्रोबेबिलिटी है ट्रेनिंग डेटा गिवन हाइपोथेसिस के ऊपर। और नेक्स्ट हम इसकी एग्जांपल देखते हैं कि ये जो क्लासीफायर है इसमें हम प्रोबेबिलिटी ले लेते हैं डिफरेंट एट्रीब्यूट्स की। ये हमारे पास एक एग्जांपल है जिसमें ए बी और सी हमारे पास तीन कॉलम्स हैं और डिफरेंट रोज हैं। अब ए कॉलम में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं एम एम जी एच जी 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 एच एच एंड एम है। इसी तरह बी कॉलम में हमारे पास बी एस क्यू क्यू एस बी क्यू बी है। इसी तरह सी कॉलम में हमारे पास जो एट्रीब्यूट्स हैं वो डिफरेंट टीज हैं, एफ हैं। अब इसकी हमने क्या करनी है, कंप्यूटेशंस करनी है, इसकी हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है।
अब प्रोबेबिलिटी क्या हम फाइंड कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी आर, प्रोबेबिलिटी ऑफ सी सी इक्वल टू टी। ठीक है, अब सी इक्वल टू टी का क्या मतलब है कि आपने ये प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है, ठीक है, कि कितने आपके पास टी हैं, ठीक है, और उनकी प्रोबेबिलिटी क्या है। अब इसमें हम काउंट करते हैं तो दो ही वेरिएबल्स हैं, या टी है या एफ है सी कॉलम में। अब 1 2 3 4 5 5 हमारे पास टी हैं और 5 ही हमारे पास एफ है, यानी कि टोटल हमारे पास 10 एट्रीब्यूट्स हैं सी कॉलम में, और उसमें 5 टी हैं और 5 एफ हैं। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी बनती है टी की वो भी 1/2 बनती है और एफ की भी 1/2 बनती है। 1/2 का मतलब ये होता है कि कितने एट्रीब्यूट्स हैं और उसमें ये वाला एट्रीब्यूट्स कितनी दफ़ा रिपीट हुआ है। इसी तरह अगर हम देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम, सी इज इक्वल टू टी, इसका मतलब यह है कि हमने एट ए टाइम दो एट्रीब्यूट्स को देखना है, ए कॉलम को भी देखना है और सी कॉलम को भी देखना है, कि हमारे पास क्या प्रोबेबिलिटी है कि ए कॉलम में एम हो और सी कॉलम में टी हो। तो इसमें हम देखते हैं तो ए कॉलम में एम है, सी में टी है, एम है, टी है, उसके अलावा जो एम है वो एफ है। इसका मतलब है हमारे पास कितने एट्रीब्यूट्स हैं, 5 हैं। 5 क्यों हैं कि टी हमारे पास कितने हैं, 5 हैं, तो 5 के क्रॉस हमने देखा है कि ए कॉलम में हमारे पास एम कितने हैं, 2 हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एम और सी इज इक्वल टू टी, कि ए कॉलम में एम हो और सी कॉलम में टी हो, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/5 है। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू जी और सी इज इक्वल टू टी, कि आपने ए कॉलम में जी को देखना है और सी कॉलम में टी को देखना है। तो ये भी आप देख सकते हैं कि आपके पास जो इसकी प्रोबेबिलिटी है ये थर्ड रो में है और इसके अलावा यहाँ पे फिफ्थ रो में मौजूद है, तो इसकी भी प्रोबेबिलिटी 2 है। लेकिन जो थर्ड आपके पास है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एच और सी इज इक्वल टू टी, यानी कि ए कॉलम में एच हो और सी कॉलम में टी हो, तो इसका मतलब है कि एक ही वो एट्रीब्यूट है एच, करेक्टर है, जो कि ए कॉलम में मौजूद है और सी उसके क्रॉस सी कॉलम में टी मौजूद है, इसके अलावा एग्जिस्ट नहीं करता। तो इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 1/5 है। ये स्टूडेंट समझ आ रही है प्रोबेबिलिटी की? हेलो, यस सर, समझ आ रही है। ओके। इसी तरह हम नेक्स्ट एग्जांपल को देखते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्ले टेनिस एग्जांपल, कि हमारे पास एक ट्रेनिंग डेटा है, ठीक है, उसमें जो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, विंडी और क्लास। अब आउटलुक में हमारे पास सनी है, फिर सनी है, ओवरकास्ट, रेन, रेन, ओवरकास्ट, रेन, सॉरी सनी, सनी, रेन, सनी, ये डिफरेंट जो है उसके एट्रीब्यूट्स हैं, करेक्टरिस्टिक्स हैं। इसी तरह टेम्परेचर में हॉट, हॉट, माइल्ड, कोल्ड, हॉट एंड सो ऑन। ह्यूमिडिटी हाई, नॉर्मल, हाई, नॉर्मल, हाई, नॉर्मल एंड हाई। विंडी में फॉल्स ट्रू है। क्लास हमारे पास एन है और पी है। पी का मतलब है प्ले टेनिस, एन का मतलब है कि नॉट प्ले टेनिस, ठीक है। अब टोटल पी कितने हमारे पास स्लाइड्स पे मौजूद है, टोटल पी हमारे पास 9 है, जिसमें से एन, एन का मतलब है कि नॉट प्ले टेनिस, और पी हमारे पास 9 है, एन हमारे पास 5 है, टोटल हमारे पास 14 है। तो अब प्रोबेबिलिटी ऑफ पी के प्ले टेनिस की जो प्रोबेबिलिटी है वो 9/14 है, लेकिन हमारे पास नॉट प्ले टेनिस उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो 5/14 है। अब उसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल में आप देखते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी इज गिवन फॉर ईच एट्रीब्यूट, कि आपने प्रोबेबिलिटी देखनी है कि आउटलुक में प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी और पी, कि सनी भी हो और क्लास पी हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है आप देख सकते हैं
कि आउटलुक में सनी हो और क्लास में आपके पास पी हो। अब उसमें दो ही हैं, ठीक है। तो इसलिए अगर टोटल हमारे पास P9 थे और सनी हमारे पास दो ही हैं, कि वो दो सनी है जहाँ पे आपकी क्लास P है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी 2/9 है। इसी तरह आप उस ये जो 24 स्लाइड्स के ऊपर प्लेट टेनिस का जो ट्रेनिंग डाटा है, इसको देखते हुए कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आप फाइंड कर सकती हैं, जैसा कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सनी और एन, एन का मतलब है नॉट प्ले, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओवरकास्ट और एन उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन और एन की क्या प्रोबेबिलिटी है। इसी तरह डिफरेंट टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी और विंडी के क्रॉस भी आप फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद डिफरेंट और भी एग्जांपल्स हैं, लाइक आउटलुक के ऊपर आप सनी, ओवरकास्ट और रेनी को यस और नो में देख सकते हैं कि अगर सनी हो, ठीक है, और पी हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, सनी हो और एन हो तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। ओवरकास्ट पी और एन में क्या होगी, रेनी पी और एन में क्या होगी। तो ये भी आप उसी डेटा से देखते हुए बना सकते हैं। नेक्स्ट उसी प्लेट टेनिस एग्जांपल्स को, नेक्स्ट जो बेशियन एल्गोरिदम है उसमें जो नेव नेक्स्ट जो इसमें है उसमें अनसीन सैंपल या पैटर्न्स, इसमें देखें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या है कि रेन हो, हार्ट हो, हाई और फास्ट हो। तो हम इसको किस तरह फाइंड कर सकते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेन और पी, कि रेन भी हो और क्लास प्रोबेबिलिटी रेन हो और क्लास पी हो, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो सकती है, हार्ट और पी की क्या हो सकती है, हाई और पी की क्या हो सकती है, फॉल्स और पी की क्या हो सकती है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ पी को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जो कि 9/14 है। तो ये आपके पास पी के क्रॉस एक रिजल्ट प्रोबेबिलिटी निकल आएगी। इसी तरीके से अगर आपने एन के क्रॉस देखनी है कि रेन और एन हो, हार्ट और एन हो, हाई और एन हो, तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो क्या निकलती है। Sample X is classified in class N means do not play tennis. N का मतलब यह है कि आपने टेनिस प्ले नहीं करना, और P का मतलब है कि आपने प्ले टेनिस करना है। इसी तरह एक और आपके पास ट्रेनिंग डेटा है, डेटा सेट है, इसमें इनकम, स्टूडेंट, क्रेडिट रेटिंग और बाय कंप्यूटर है। इसमें ये जो 3-4 एट्रीब्यूट्स हैं उसकी बेस के ऊपर अपने अपना एक ट्रेनिंग डेटा सेट मौजूद है कि अगर इनकम क्या हो, हाई हो, मीडियम हो, लो हो, स्टूडेंट है या नहीं है, उसकी क्रेडिट की रेटिंग जो है वो क्या है, फेयर है या एक्सीलेंट है, क्या वो कंप्यूटर ख़रीद सकता है, यस या नो। अब क्लासीफाई डेटा एग्जांपल, आपके पास स्टेटमेंट क्या है कि एज उसकी 30 से कम या 30 के बराबर हो, इनकम उसकी मीडियम हो, स्टूडेंट हो और क्रेडिट रेटिंग जो है वो एक्स हो, फेयर हो, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने ट्रेनिंग डेटा, ये आपने एक कंप्लीट एग्जांपल ले लिया है, और इसके ऊपर आपने वो जो एग्जाम रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स थे कि एज लेस देन और इक्वल टू 30, इनकम मीडियम और स्टूडेंट यस और क्रेडिट रेटिंग फेयर हो। जैसा हमने प्रीवियस एग्जांपल के ऊपर प्रोबेबिलिटी एन और पी की फाइंड की थी, इसी तरह यहाँ पे भी हम फाइंड करेंगे, ठीक है। लाइक प्रोबेबिलिटी ऑफ एज लेस देन और इक्वल टू 30 और कंप्यूटर वो ख़रीद सकता है, यस, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, 2/9 है। उसकी एज 30 या उससे कम है और वो कंप्यूटर नहीं ख़रीद सकता, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, 3/5 है। इसी तरह उसकी इनकम मीडियम है और वो कंप्यूटर ख़रीद सकता है, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, इनकम मीडियम है लेकिन कंप्यूटर नहीं ख़रीद सकता। इसी तरह स्टूडेंट है और कंप्यूटर ख़रीद सकता है, और स्टूडेंट है और कंप्यूटर नहीं ख़रीद सकता। इसी तरह उसकी क्रेडिट रेटिंग फेयर है और कंप्यूटर खरीद सकता है या कंप्यूटर नहीं खरीद सकता। अब इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे नेव बेशियन, जो कि हमने प्रीवियस देखा था कि